आज की मीटिंग में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और उसके अलावा हम बात करेंगे कि रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में बात करेंगे कि रिच डैड पुअर डैड किताब में हमें क्या सीखने को मिलता है। क्योंकि बेस्ट फाइनेंशियल बुक ना अब तक की डेट में रिच डैड पुअर डैड से और अच्छी कोई भी नहीं है। तो बेस्ट किताब है अगर आप चाहते हो कि आपको पैसे के बारे में नॉलेज हो। जैसे देखें कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी, हमें एमबीबीएस करना पड़ेगा। अगर हमें वकील बनना है तो हमें एलएलबी करनी पड़ेगी, लॉ पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप पैसे कमाना चाहते हो या आप अमीर होना चाहते हो तो आपको पैसे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपकी फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास नहीं होगी, पैसे के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, ना ही आप अमीर हो सकते हो। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको पैसा कैसे कमाना है इसके बारे में सीखना पड़ेगा। जैसे हमें अगर डॉक्टर बनना है तो हम एमबीबीएस करते हैं, अगर हमें वकील बनना है तो हम एलएलबी करेंगे। इसी तरह अगर आपको अमीर बनना है या आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पैसों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि पैसा किस तरह काम करता है। तो हर चीज़ बनने के लिए अगर देखो हमें पॉलिटिशियन बनना है, अगर हम पॉलिटिशियन भी बनना चाहते हैं उसके लिए भी उसकी कुछ स्टडी होती है कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे तो हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो हर एक प्रोफेशन की स्टडी अलग होती है। इसी तरह पैसे के बारे में भी स्टडी है। अगर आप पैसा कैसे कमाना चाहिए इसके बारे में सीखना चाहते हो तो आपको रिच डैड पुअर डैड किताब को पढ़ना चाहिए। मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूँगा रिच डैड पुअर डैड की, तो उस पे ही हम फोकस करेंगे। मैं आपको 8-10 पॉइंट बताऊंगा कि अमीर किस तरह के लोग होते हैं और गरीब किस तरह के होते हैं। अगर आप अभी एक मिडिल क्लास में हो या आप एक अभी गरीब हो तो आप गरीब क्यों हो आपको आज पता चलेगा, और जो अमीर हैं वो अमीर क्यों हैं ये भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले, जी बिल्कुल, ये वीडियो यूट्यूब पे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ना एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। क्योंकि आपके पास कुछ लोग आके आपसे पूछेंगे कि सर ये आप क्या काम करते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो क्या, या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, या आपको कोई आके आपको ही बोलता है कि क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम करना चाहोगे, या कोई आपको आगे पूछता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहोगे। तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अगले इंसान को प्रॉपर आंसर कर सको। जब आपको अगले इंसान की बातें ही समझ नहीं आएंगी तो आप उसको क्या आंसर कर पाओगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग का ये मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, अगर समझो कि मैं साबुन बेचता हूँ, मैं साबुन बेचता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि यार तुम भी मेरा साबुन बेचो। अगर तुम मेरा साबुन बेचोगे तो मैं इसकी तुम्हें कमीशन दूंगा। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब किसी के सामान को कमीशन के ऊपर बेचना, वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। या समझ लो कि मेरे पास ना इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा फेमस है, और मुझे आके कोई बोलता है कि भाई आप क्या मेरा ये साबुन या ये मेरा परफ्यूम है, आप इसको अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दो, तो आपके लिंक से जो लोग मेरे परफ्यूम को ख़रीदेंगे मैं आपको उसकी कमीशन दिया करूँगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। जब किसी के प्रोडक्ट को हम अपने रेफरल से ना सेंड वो सेल करेंगे, या किसी के प्रोडक्ट को हम सेल करवाने में उनकी मदद करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। एफिलिएट का मतलब है कि अगले किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ के अंदर आना, किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाना, तो किसी के साथ मिल के काम करना, इसको एफिलिएट कहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का आसान लफ्ज़ों में यही मतलब है कि अगर किसी के प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को बेचने में, तो हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरी आवाज़ कट रही है? तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अगर किसी का प्रोडक्ट हम सेल करवाएंगे तो वो एफिलिएट मार्केटिंग होगी। डिजिटल मार्केटिंग वो होती है जिसके अंदर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, या हम कह सकते हो आप सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे आप ना अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल कर रहे हो तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे देखो कि अभी हमारा है, जैसे हम किसी बिज़नेस को रन करना चाहते हैं या किसी बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जब हम किसी के प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे, किसी के प्रोडक्ट को सेल करवाएंगे, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ना तो कंपनी में, समझो किसी कंपनी का हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना तो हम कंपनी
कंपनी में जॉब करते हैं और ना ही कुछ और, सिर्फ हम उनके चीज़ों को सेल करवाने में उनकी मदद करेंगे तो हम एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। मतलब हम किसी की मदद कर रहे हैं उनके बिज़नेस को हाई लेवल तक लेके जाने के लिए। लेकिन अगर हम किसी कंपनी का हिस्सा हैं या हम किसी बिज़नेस में पार्टिसिपेट हैं, जैसे हम फोर्सेज में यहाँ सब मिल के काम कर रहे हैं, ये हमारा अपना बिज़नेस है, तो यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में और देखो एफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिकेगा तब जाके आपको पैसे आएंगे। अगर प्रोडक्ट आप नहीं बेचोगे, समझो कि आप 2 दिन काम करते हो, 2 दिन में आप प्रोडक्ट बेचते हो, आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप प्रोडक्ट किसी दिन आपका नहीं बिका तो आपको पैसे भी नहीं आएंगे। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में भी यही है कि आप अपने बिज़नेस को थोड़ा सा प्रमोट करते हो, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो उसको। जैसे आप अक्सर कभी यूट्यूब की वीडियो देखो, यूट्यूब की वीडियो के अंदर जो बीच में एड्स आते हैं, तो जो लोग एड्स को चलाते हैं, ऐसे से आप कहते हो कि भाई मुझे अपनी ऐड को, अपने फोर्सेस की ऐड को यूट्यूब पे चलाना है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगा। एड्स चलाना फेसबुक पे, टिकटॉक पे एड्स चलाने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जब हम अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। और जब हम किसी का प्रोडक्ट सेल करवाते हैं सोशल मीडिया पे तो उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। तो ये दोनों में ये फ़र्क था। अब तीसरा आता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, ये लफ्ज़ काफ़ी पुराना है। नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है कि जब आज से कुछ साल पहले चले जाओ और जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता था। अब जैसे कि अगर समझो कि कोई ना शैम्पू की ना कंपनी नई नई मार्केट में आई है, आपने अक्सर देखा होगा, आप में से कुछ लोगों को अगर पता होगा, कोई अगर गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ लोग आपके घर भी आते हैं और आपको कहते हैं कि ये हमारा शैम्पू नया है तो आप इसको इस्तेमाल करें, ये साबुन नया है तो आप इसको इस्तेमाल करके देखें, ये बहुत अच्छा ना शैम्पू साबुन है। तो वो जब सोशल मीडिया दुनिया में नहीं था तब जाके ये नेटवर्क मार्केटिंग ना वो लफ्ज़ आया था। नेटवर्क मार्केटिंग जो हम अभी प्रोफेशन में काम करें उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मतलब नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना। क्योंकि जब सोशल मीडिया का ज़्यादा इन नहीं था, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा नहीं थे, तब लोग नेटवर्क बना के मार्केटिंग करते थे, तो हमारा बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है। लेकिन अभी हम इसको सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो अब ये डिजिटल मार्केटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन इसका जो पुराना नाम है, इसका जो मतलब कि आज से कुछ टाइम पहले इसको देखें तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता था। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो अब आप इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हो। तो बस ये तीनों चीज़ों में यही फ़र्क था। एफिलिएट के अंदर हम किसी के प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं कमीशन के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम अपना अपना बिज़नेस करते हैं या तो कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जिसमें हमारी शिरकत हो या जिसके हम खुद मालिक हों, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है जब सब लोग मिल के एक टीम की तरह काम करें, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। टीम बनाकर काम करना, टीम बनाकर एक ही प्रोडक्ट को सेल करना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। कि टीम बनाकर, जैसे हम फोर्सेज पे काम करें, हमारा काम है फोर्सेज को प्रमोट करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये काम सब हम मिल के कर रहे हैं। तो एक ही काम सब लोग कर रहे हैं, सबके पास एक ही अकाउंट है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये इन तीनों चीज़ों में ये फ़र्क था। तो अभी हम ना कुछ बातें करेंगे उसकी ना रिच डैड पुअर डैड की। आपको अगर पता हो तो ये एक ना बेस्ट किताब है। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को बोला था कि ये रिच डैड पुअर डैड को आपको एक दफ़ा पढ़नी चाहिए। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किताब पढ़ी और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किताब नहीं पढ़ी? किसी ने पढ़ी है ये रिच डैड पुअर डैड? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी अभी। आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। आपको पढ़ लेनी चाहिए थी। इंशाल्लाह अब पढ़ूंगी। सही है। सही है। मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले पढ़ी थी किताब। तो ये रिच डैड पुअर डैड जब मैंने किताब पढ़ी, मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला और मेरा सोचने का नज़रिया ना अलग हुआ। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये किताब ना पढ़ता तो मैं कभी भी ना आज इस लेवल पे ना होता जिस लेवल पे मैं आपको भी काम समझा रहा हूँ। मेरा जो बिज़नेस माइंडसेट सही तरीके से हुआ था ना, ये चीज़ मुझे तकरीबन 1 साल पहले पता चली। 1 साल पहले मेरा सही तरीके से मेरा बिज़नेस माइंडसेट हो गया था। जब मैंने वो किताब पढ़ी उसके बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी।
तो मैं कोशिश करता था कि मैं नौकरी अपनी छोड़ दूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ अपनी, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाया अपनी नौकरी। नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन जब वो मैंने किताब पढ़ी, मुझे सही रास्ते नज़र आए, मुझे सही पता चला कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं या हम अमीर कैसे हो सकते हैं, तब जाके मैंने नौकरी छोड़ी। आप सबको भी यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो आपके लिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको इधर से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपको अपने घर की बातें पता चलेंगी कि हमारे घर में अगर अभी तक हमारे पापा अमीर नहीं हो सके या मेरे भाई ना मेहनत बड़ी करते हैं लेकिन उनके घर के हालात नहीं ठीक, तो आपको अपने भाई की गलतियां नज़र आएंगी, आपको अपने पापा की गलतियां नज़र आएंगी कि मेरे पापा आज तक क्या गलती करते आए हैं और मुझे कौन सी गलतियां नहीं करनी। आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे कुछ कुछ चीज़ें ना शेयर करूँगा। तो अगर आप लोग चाहो तो हम ना जैसे अभी एक बैच ख़त्म होगा ना, तो उसके बाद हम एक ये ना न्यू ग्रुप बनाएंगे। उसके अंदर मैं आपको ना रिच डैड पुअर डैड के दिन में 5 पेजेस दिया करूँगा, आप वो 5 पेजेस पढ़ो और जो आपको समझ आए आप मुझे बता दिया करना कि मुझे ये समझ आया है, और उसको आप अपने पास भी लिख लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप अपने पास रखो, क्योंकि अगर आप पूरी किताब पढ़ने के लिए लगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि पूरी किताब पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। तो आपको दिन में 5 पेज पढ़ लो, आप दिन में 10 पेज पढ़ लो, लेकिन ये किताब आपकी ज़िंदगी ना बदल सकती है। तो इसमें तकरीबन 250 पेज होंगे और ये 250 पेज आपकी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए काफ़ी हैं। चलें ठीक है, मैं आपसे ना कुछ शेयर करता हूँ। ओके, तो ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? जी सर, हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ना डिस्कस करें मेंटेलिटी पुअर वर्स रिच के, जो सोचने का नज़रिया होता है एक गरीब का और एक अमीर का, इसमें क्या फ़र्क होता है। अमीर इंसान कैसे सोचता है और गरीब इंसान कैसे सोचता है। गरीब इंसान की कौन सी सोच होती है जो उसको गरीब रखती है, और अमीर की ऐसी कौन सी सोच होती है जो उसको अमीर बनाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सक्सेस। सक्सेस अनइम्पॉर्टेंट। सर जो मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आपको समझ आती रहेगी। ओके सर। ओके, तो इसमें हम ये देखेंगे कि गरीब इंसान गरीब क्यों होता है और अमीर इंसान जो है वो अमीर क्यों है। तो पहला इसमें स्टेप है सक्सेस। जो गरीब इंसान है वो ये सोचता है कि सक्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो अमीर इंसान है वो ये सोचता है कि भाई अगर मुझे सक्सेस ना मिली तो मैं मतलब कि ना मैं मर जाऊंगा। अगर मुझे सक्सेस ना मिली तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, या मैं समझ लो कि मेरा जीने का या मेरा पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं है, कि अगर मैं अमीर ना हुआ या मैं ज़्यादा सक्सेसफुल ना हुआ। तो गरीब इंसान क्या सोचता है कि यार अगर सक्सेस ना भी मिले खैर है, कोई बात नहीं, मैं नौकरी तो कर रहा हूँ ना, मेरा गुजारा तो चल ही रहा है ना, मेरा घर तो चल ही रहा है। बेशक हम दिन में 2 टाइम खाना खा रहे हैं, हम रोज़ बिरयानी नहीं खा पा रहे, लेकिन चल कोई नहीं, खुदा हमें वो रोटी नमक तो दे ही रहे ना। जैसे कहते हैं कि नमक मिर्च तो दे ही रहे ना, हम पेट तो अपना भर के ही सोते हैं ना, रात को खा के ही सोते हैं, खुदा का शुक्र है। जो कहते हैं कि भाई खुदा का शुक्र है, हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं, तो वो लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। लेकिन जो लोग खुश ना हो, जिनको पता है कि यार अभी हम अपनी मर्ज़ी का खाना तक नहीं खा पा रहे, तो ये चीज़ तो मुझे पसंद ही नहीं है, एक ही ज़िंदगी है इंसान की लाइफ में, और अगर फिर भी हम अपनी पसंद का खाना ही ना खा पाएँ तो क्या फ़ायदा ऐसे जीने का। उन वो जो सोच अमीर होते हैं उनकी ये सोच होती है। जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो आज से 2 साल पहले मैं अगर जब जॉब करता था, मेरी सैलरी सिर्फ कह लें आपके आज से 4 साल पहले मेरी सैलरी थी 22,000 रुपया। तो 22,000 में मैंने बड़ी सेविंग्स करने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे से सेविंग्स होती ही नहीं थी। तो बाकी बड़ी मुश्किल से मैं पैसे जमा करता था। तो तब मुझे फ़ील हुआ कि यार जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ ये नौकरी मैं ठीक जगह नहीं कर रहा, मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन पैसे इस चीज़ के मुझे बहुत कम मिल रहे हैं। तब मुझे ना रात को नींद ही नहीं आती थी, मैं हमेशा परेशान रहता था। तो मैं कोई नई नई चीज़ें ढूंढता था कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो तब जाके मुझे बेचैनी होना शुरू हुई। तो इसी तरह जो अगर मैं उसी को एक्सेप्ट कर लेता, जो मैं नौकरी कर रहा था 22,000 की, अगर मैं उसी पे ना राज़ी रहता, मैं कहता ठीक है यार बस ठीक है, ज़िंदगी तो गुजर ही रही है ना, तो आज मैं इस मकाम पे ना होता। तो जो गरीब होता है वो अपना हाल जैसा होता है वो उसमें खुश रहता है, कंफर्टेबल रहता है। लेकिन जो अमीर होता है वो कभी भी खुश नहीं होता। वो अगर जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक वो वेल्थी ना हो जाए, वो तब तक वो खुश नहीं रहता। वेल्थ क्या होती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा।
दूसरा पॉइंट ये है, जो गरीब होता है, गरीब हमेशा अपनी नाकामी का जो ब्लेम है वो दूसरों पे डालता है। गरीब हमेशा ये सोचता है कि यार अगर मैं नाकाम हूँ तो इसमें मेरे माँ बाप की गलती है, कि अगर मैं अभी गरीब हूँ तो मेरे माँ बाप की गलती है क्योंकि मेरा बाप ही गरीब था, तो मैंने भी गरीब ही मरना है। अब मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है या हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो जब मेरा बाप ही गाड़ी नहीं ख़रीद पाया तो मैं कहाँ से गाड़ी ख़रीदूँगा। तो हमेशा अपनी नाकामियों का ब्लेम दूसरों पे डालता है। वो अगर उसने अपनी स्टडी छोड़ दी हो या समझ लो कि उनके घर के हालात ठीक ना हों, उनके पापा उनको स्टडी ना करवा पाएँ, तो यही सोचेंगे यार मेरे बाप ने मुझे स्टडी नहीं करवाई तो मैं कहाँ से अच्छी नौकरी करूँगा या मैं कहाँ से ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। अगर मेरे बाप ने मुझे सही स्टडी करवाई होती, अच्छी स्टडी करवाई होती, तो आज मैं भी अमीर होता, मैं भी दूसरे लोगों की तरह अच्छा पैसा कमा रहा होता। लेकिन जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जिन्होंने अमीर बनना होता है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। उनको पता होता है कि चल अगर हमारे माँ बाप हम पे ख़र्चा नहीं कर पाए या हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। मैं अपनी स्टडी के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकूँ और अपनी ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं अपना पॉकेट मनी भी रन कर सकूँ। तो जो गरीब होता है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। अगर अभी आपसे काम ना हो, अगर आपको काम की समझ ना आए, आप काफ़ी टाइम से मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो और अगर आपको काम की समझ ना आए और इस चीज़ का आप में से 100 में से 70% लोग ऐसे होंगे जो बाद में मुझे ब्लेम करेंगे, अपने सीनियर को ब्लेम करेंगे, यार उसने मुझे जॉइन तो करवा लिया था लेकिन हमें तो काम की समझ ही नहीं आई, उसमें तो बस यही कहते थे कि लोगों को ऐड करो। जबकि आपकी इसमें अपनी नाकामी है कि आप काम को सीख नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। यही बिज़नेस आपके पास है, यही बिज़नेस मेरे पास है, यही बिज़नेस बाकी सबके पास है। बाकी सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो उनसे अच्छा रिवॉर्ड ले रहे हैं, लेकिन आप इसमें मेहनत नहीं कर पा रहे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसमें गलती आपकी ही है, बिज़नेस की कोई गलती नहीं है, सीनियर्स की कोई गलती नहीं है। आप ही सही तरीके से काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो जो नाकाम इंसान होता है या जो गरीब होता है वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, अपनी गलती उसको नज़र नहीं आती, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता रहता है और दूसरों को ब्लेम करके ही उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन जो अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उनको पता है कि यार अगर मेरा सीनियर मेरा साथ नहीं दे रहा या मेरा सीनियर मुझे नहीं समझा पा रहा तो यूट्यूब है ना, मैं यूट्यूब से सीख लूँगा। जैसे आपको मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी सीनियर ने मुझे काम स्टार्ट करवा के 1 हफ़्ते के बाद खुद काम छोड़ दिया था। 1 हफ़्ते के बाद उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और मुझे काम स्टार्ट करवा दिया। तो मेरे पास कोई सीनियर ही नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला था ही नहीं। मैं तो यूट्यूब पे जाके सीखा सब कुछ। मैं लोगों को खुद मैसेज कर के सीखता था क्योंकि मुझे पता था पैसे तो लगा दिए, पैसे कमाने तो पड़ेंगे, मैं वेस्ट तो कर नहीं सकता था पैसे। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अगर मैं ये कहता कि यार चल ठीक है, मेरी सीनियर तो थी ही वो ख़राब, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मेरे साथ तो स्कैम हो गया है क्योंकि उसने मुझे स्टार्ट करवा के खुद काम को छोड़ दिया है। तो ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनके सिर्फ इसी तरह के ब्लेम होते हैं। तीसरा होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा मनी स्पेंड, मतलब कि ना जो मनी होती है स्पेंड करते हैं या कह लो कि खर्चा करने पे ना बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। कि समझ लो कि हम फोर्थ एज की ही बात करते हैं, अगर मेरी यहाँ ना अर्निंग 50,000 हुई है, आप में से किसी की अर्निंग 50,000 हुई है, तो आपके अंदर सबसे पहली बात ये आएगी चल यार अभी मैं एक नई पैंट शर्ट लूँगा या चल मैं एक नया मोबाइल ख़रीद लेता हूँ। आप हमेशा उसको खर्च करने के बारे में सोचोगे। लेकिन जो अमीर इंसान होते हैं वो हमेशा उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं कि पहले मैं इन्वेस्ट करूँगा उसके बाद मैं पैसे खर्च करूँगा। तो जब देखो कि अगर आपकी सैलरी भी आती है, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये या आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, अगर आपको सैलरी मिली है और आपका ये होता है कि चल यार मैं इस महीने एक ड्रेस ले लूँगा या मैं अपने शूज़ ले लूँगा या मैं ऐसा करता हूँ कि कोई चीज़ मैं ले लेता हूँ, जैसे मोबाइल मैं नया ले लेता हूँ, तो इसको कहते हैं खर्चा करना। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो अमीर इंसान होता है वो हमेशा मनी को इन्वेस्ट करता है, वो हमेशा मनी इन्वेस्ट करेगा ताकि उसके एसेट्स बन सके, उसकी मनी उसके लिए डबल हो सके। तो लोग इन्वेस्ट करने पे ना, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने पे ध्यान देते हैं, वो खर्चा करने पे ध्यान नहीं देते। तीसरा इसमें चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट ये है कि, और जो चौथा पॉइंट इसमें ये है कि रिफ्यूज़ द स्टडी। रिफ्यूज़ द स्टडी का मतलब ये है कि लोग जो गरीब होते हैं वो ये सोचते हैं कि चल यार अभी हमने नौकरी अगर हम लग गए हैं या हम कोई काम करने लग गए हैं तो आगे की हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे समझ लो कि अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यार मैं ना ये नौकरी करता हूँ, जैसे समझ लो कि मैं
कपड़ा बनाने की नौकरी करता हूँ, मैं कपड़ा पैक करने की, मैं किसी फैक्ट्री में लगा हूँ जो कपड़ा पैक करने की फैक्ट्री में, उसकी फैक्ट्री में अगर लग गया, मुझे पता है कि मेरी 30,000 तनख्वाह है, तो मैं कुछ भी स्टडी करना या कुछ भी सीखना मैं भूल जाऊँगा। मुझे लगेगा कि बस ठीक है यार, नौकरी में लग ही गया हूँ ना, 30,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मुझे सीखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बस मेरी नौकरी लगी हुई है, नौकरी में क्या करना है, बस ये कपड़े पैक करने और मुझे इस चीज़ के पैसे मिल जाएंगे। तो यही चीज़ हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जिस दिन हमारी नौकरी ख़त्म हो गई तो उस दिन हमारे पास क्या हुनर होगा, हमारे पास कुछ भी हुनर नहीं होगा। हम कहीं भी जाएंगे, कोई हमसे पूछेगा कि भैया आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है आपके पास, हम उसे बोलेंगे कि नहीं हमारे पास हुनर कोई नहीं है, हम सिर्फ कपड़े ही पैक करते आए हैं आज तक। वो कहेंगे भाई कपड़े पैक करना कोई हुनर होता है? वो कहेंगे इस चीज़ की हमारे पास जॉब नहीं है, कहीं जाकर कपड़े की दुकान में ना काम करो। तो अगर कहीं कपड़े की दुकान में या कहीं कपड़े की फैक्ट्री में अगर वो पैकिंग वाला काम फ्री हुआ हमारे लिए, तब जाके हमें नौकरी मिलेगी। अगर वो फ्री नहीं हुआ काम तो हमें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास कोई वो ही नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई हुनर ही नहीं है। तो गरीब इंसान एक एक इसमें ये भी है बात कि गरीब इंसान इसलिए भी गरीब रहता है क्योंकि वो सीखना छोड़ देता है। वो जब उसको कुछ काम आ जाता है तो उसको लगता है कि भाई मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने एक दफ़ा सेशंस ले लिए, जिन्होंने एक दफ़ा अपना ना लर्निंग्स कंप्लीट कर लिया, अब वो लर्निंग्स लेते ही नहीं है। वो कहते हैं सर हमने तो ले ली है, हमने तो सीख लिया है। अब जो उन्होंने सीख लिया वो उसी पे अटके हुए हैं। लेकिन मुझे तो आज तक सीखने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे 2.5 साल होने वाले हैं काम करते, लेकिन मैं रोज़ खुद अपनी लर्निंग्स ले रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी तक लगता है कि मुझे इतना कुछ आता नहीं है, मुझे अभी भी सीखने की ज़रूरत है। तो बाकी जो मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक फुल ट्रेन हो चुके हैं, फुल सीख चुके हैं, उनको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लर्निंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ सीख चुके हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आता, मुझे अभी और भी सीखने की ज़रूरत है। तो अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि भाई मुझे सब कुछ आ गया, अब तो मैं जॉइनिंग्स करवाने लग गया हूँ, अब तो मेरी टीम बनना शुरू हो गया, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो कि वही चीज़ आपको नाकामी की आपकी पहली जड़ है। वही आपका नाकामी का पहला स्टेप या वही सबब बनेगा आपका नाकामी का। वहाँ से आप पीछे जाना शुरू हो जाओगे। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी टीम में, जो लोग अभी ना नाकामी की तरफ जा रहे हैं, जो पीछे होते जा रहे हैं, उनसे आगे ना, जो जूनियर लोग हैं वो उनसे आगे निकल रहे हैं। तो आपकी नाकामी की यही वजह है कि आप एक न्यू बैच में भी हो, आप उसमें बैच में ऐड भी हो, फिर भी आप रिव्यूज़ वगैरह नहीं देते, आप ज़्यादा ही सीनियर बने हुए हो। तो इतने ज़्यादा सीनियर बनोगे तो फिर आप कैसे लाइफ में आगे जाओगे? जबकि मैं अभी भी जो आपको लर्निंग्स देता हूँ, सबसे पहले एक दफ़ा लर्निंग खुद लेता हूँ, खुद देखता हूँ वीडियो, उसके बाद मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आप भी देख लो। तो उसके बाद पांचवा इसमें ये है कि अटेंशन ऑन दी पास्ट। और जो पुअर होता है वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि यार मैंने अभी तक इतना टाइम वेस्ट कर दिया, या मैंने ना 2020 में अपनी मैट्रिक पास की थी, अभी 2024 हो गया, मैं 4 साल से कुछ कर नहीं पाया, मैं 4 साल से फारिग हूँ। वो सिर्फ अपना पास्ट सोच के ही ना अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। और जो रिच होता है, जो अमीर होता है, जिसका अमीर बनने वाला होता है मैंटेलिटी, वो हमेशा ये सोचता है कि अटेंशन, मतलब कि अटेंशन ऑन द फ्यूचर, वो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि पीछे मैं क्या था या मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, आज से पहले मैं क्या काम करता रहा। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर में ऐसा क्या करूँ कि मैं अमीर हो सकूँ। वो पीछे के बारे में नहीं सोचता, जो गुजर गया वो गुजर गया, उसके बारे में सोचने से वो बदल नहीं सकता। इसलिए हमेशा हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम पीछे के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह छठी बात है कि हमें, अभी जैसे छठी बात ये है कि इनकम ड्राइवन का ये मतलब होता है, जो पुअर इंसान होता है, जो गरीब इंसान होता है, वो इनकम ड्राइवन पे रहता है। मतलब कि अब वो एक ही इनकम के ऊपर रहता है। जैसे कि समझ लो कि अगर किसी की तनख्वाह 30,000 रुपये ना, तो वो सिर्फ इसमें ही गुजारेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसमें ही गुजारा करता रहेगा। इनकम ड्राइवन का ये मतलब है कि आपकी जो भी इनकम है, आपकी इनकम 30,000 रुपये या आपकी इनकम 50,000 रुपये है, तो आप उसमें खुद को मैनेज कर लोगे कि भाई मैंने 30,000 रुपये महीना कैसा गुजारना है, या मैंने 50,000 रुपये में महीना कैसे गुजारना है। लेकिन जो अमीर होता है वो हमेशा अपनी नेटवर्थ ना ड्राइवन पे ना वो होता है। नेटवर्थ का ये मतलब होता है, अगर मैं सही लफ्ज़ों में आपको बोलूँ, आपको तो ये नेटवर्थ का मतलब ये होता है कि आप किस औकात के मालिक हो, आपकी औकात क्या है। नेटवर्थ का मतलब है कि आपकी औकात क्या है। अगर अभी के अभी आप काम छोड़ दो, या अभी के अभी आप अल्लाह ना करे बीमार हो जाओ, तो आपकी जेब में कितना पैसा है, आप बिना काम के कितने दिन गुजार सकते हो, कितने दिन आप बिना काम के रह सकते हो, वो आपकी नेटवर्थ है।
तो ये नेटवर्थ ड्राइवन का ये मतलब है कि आपकी औकात क्या है, कि आप कितनी आपकी औकात है। कि हमेशा अमीर इंसान अपनी औकात देखता है कि मेरे पास इतना पैसा है क्या कि मैं एक महीना काम ना करूं तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूं। जैसे हम इलॉन मस्क की बात करते हैं, इलॉन मस्क अभी देखो दुनिया का अमीर इंसान है। अगर इलॉन मस्क अपने मतलब पूरी ज़िंदगी भी वो काम ना करे ना, तो फिर भी वो बिल्कुल अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। फिर भी उसके पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, वो इतना अमीर इंसान है। तो वो उसकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ बनती है एसेट से। समझ लो कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, आप 20 लाख रुपए में एक ना घर खरीदते हो, तो उस घर को आप अगर रेंट पे देते हो और आपको मंथली 20 हज़ार रुपये ना उसका रेंट आना आना लग जाता है, और आपको लगता है ना कि 20 हज़ार रुपये में मैं पूरा महीना गुजार सकता हूँ, तो वो आपकी नेटवर्थ है। आपकी जो नेटवर्थ है मंथली 20,000 की है, कि आपको बिना काम के भी महीने का 20 हज़ार रुपया आएगा। आपने अपनी नेटवर्थ इतनी बनाई हुई है, आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतने एसेट्स हैं कि वो आपको मंथली बिना काम के भी 20 हज़ार रुपया देते ही रहेंगे। वो आपकी नेटवर्थ होगी। तो मतलब नेटवर्थ का होता है कि हमारी औकात कितनी है। तो अगर आपकी औकात इसकी इतनी होगी कि अगर आप काम ना भी करो फिर भी आपको महीने का 20 हज़ार आ रहा है, तो वो आपकी सही मायनों में नेटवर्थ है। तो जो गरीब इंसान होता है वो कभी भी नेटवर्थ पे ना ध्यान नहीं देता, वो बस ये सोचता है कि मेरा गुजारा हो रहा है, बस मेरा गुजारा चलता रहे। और जब उसकी नौकरी ख़त्म होती है या जब वो खुदा ना करे बीमार होता है, तब जाके उसको पता चलता है कि यार अब मैं कितना वो बेहाल हूँ, या मैं कितना ना वो हेल्पलेस हूँ। वो फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू करता है, क्योंकि उसने अपनी औकात ही नहीं बनाई, क्योंकि उसने अपने एसेट्स ही नहीं बनाए। तो हमेशा जो गरीब होता है वो सिर्फ एक ही नौकरी के आसरे पे रहता है, वो ज़्यादा अलग अलग जगह टांग नहीं फंसाता। लेकिन जो अमीर होता है वो सबसे पहले अपनी नेटवर्थ बनाता है। वो खुद को इस काबिल बनाता है कि कल को अगर मेरे पे बुरा वक्त आए तो कम से कम कुछ ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए कि मैं काम ना भी करूं फिर भी मेरा घर चले, मेरा घर चलता रहे। उसको कहते हैं नेटवर्थ। तो उसके बाद इधर सातवां ये है कि जो गरीब इंसान होता है वो हमेशा छोटा सोचता है, और जो अमीर इंसान है कि वो हमेशा बड़ा सोचता है। गरीब इंसान हमेशा छोटा इस तरह सोचता है कि अब समझ लो कि अगर एक मज़दूर है, मज़दूर इंसान सिर्फ एक दिन के बारे में सोचता है। मज़दूर ये बस ये सोचेगा कि यार मैंने सुबह ड्यूटी पे जाना है, मैंने सुबह मज़दूरी पे जाना है, मैं सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करूँगा और मुझे उस चीज़ के पैसे मिल जाएंगे, 1500 रुपये मुझे दिहाड़ी मिल जाएगी। मज़दूर इंसान कभी भी एक महीने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि मैं काम करूँगा तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करूँगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वो सुबह ड्यूटी पे जाता है तो उसका बस यही वो मोटिव होता है कि यार कि जैसे ही बस शाम हो जाए, किसी तरह शाम आए 5 बजे, और मुझे मेरी ये कि मेरे काम किए कि मेरी मेहनत के मुझे पैसे मिल जाएं और मैं 1500 रुपये लेके घर चले जाऊं। जो जॉब वाला इंसान होता है, जॉब वाला इंसान सिर्फ महीने के बारे में सोचता है कि यार बस मुझे इतने पैसे मिले, मतलब एक महीना जल्दी जल्दी गुजर जाए, पहली तारीख जल्दी से आए, ताकि मैं अपना महीना मेरा कंप्लीट हो और मुझे महीने के एंड पे मेरी तनख्वाह मिल जाए और मैं अपना जाके अपने वो खर्चे वगैरह चला सकूँ, या मैं बिजली के बिल दे सकूँ, या सब चीज़ें कर सकूँ। तो जो जॉब वाला इंसान होता है सिर्फ एक महीने के बारे में सोचता है। लेकिन जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो कारोबार वाला इंसान होता है, वो कभी भी एक महीने एक दिन के बारे में नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि समझो अगर आपने 5 लाख रुपए का कारोबार डाला है, तो उसकी सोच बड़ी होगी कि यार चलो मैंने 5 लाख का तो कारोबार डाल लिया, अब कम से कम 6 महीने बाद मेरा कारोबार चलने लग जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलेगा मेरे कारोबार के बारे में, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता चलेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बस मेरा कारोबार किसी टाइम चल जाए। तो ये सोचता है कि बस मेरा यार कारोबार चल जाए। उसकी सोच थोड़ी बड़ी होती है, वो कभी एक महीने के बारे में नहीं सोचता या एक दिन के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी कारोबार एक दिन में तो चलने वाला है नहीं, या एक महीने में तो चलने वाला है नहीं, कारोबार चलने में टाइम लगता है। तो कारोबार चलाने के लिए जो होते हैं उनकी सोच बड़ी होती है, उसका उसका सोचने का नज़रिया बड़ा होता है। लेकिन जॉब वाला इंसान सिर्फ एक महीने के बारे में सोचता है, बस उसकी सोच ही छोटी होती है। बस एक महीने के बारे में सोचा, तनख्वाह आ गई, खर्चा कर लिया, फिर अगले महीने के बारे में इंतज़ार किया, अगला महीना आया फिर खर्चा किया, फिर अगला महीने का वेट किया, फिर खर्चा किया, फिर अगले महीने का वेट किया, इसी तरह। तो उसके बाद ये इसके बाद है अब जो होते हैं जैसे जो पुअर लोग होते हैं उनका एक और भी होता है कि क्रिटिसाइजेज। हाँ, क्रिटिसाइजेज का मतलब ये होता है
कि जो भी उनके सीनियर्स होते हैं, अगर समझो कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप कहीं जॉब करते हो तो आपको हमेशा अपने सीनियर से जेलसी फील होगी कि यार ये इसकी इतनी तनख्वाह है, ये इतने ज़्यादा पैसे कमाता है। या आपको अपने मालिक से भी जेलसी होगी कि यार ये मेरा मालिक इतने पैसे कमाता है, इसके बाद तो गाड़ी भी है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास तो ये फटीचर सी मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो साइकिल है। वो हमेशा दूसरों से ही वो अपने अंदर ना जेलसी फील करता रहता है। लेकिन जो अमीर होते हैं या जिनको जो उनको सोच जिनकी बड़ी होती है, वो हमेशा दूसरे लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं। वो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि यार एक दिन मैं इसकी ना सीट पे ज़रूर आऊँगा, आज जितने पैसे ये कमाता है एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी अपने मालिक जितने पैसे कमाऊँगा या मैं भी अपने मैनेजर जितने पैसे कमाऊँगा। जितना पैसा, या आपके मोहल्ले में अगर आप देख लो, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे होंगे या कुछ ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो महीने की अच्छी खासी अर्निंग करती होंगी या जिनके पास गाड़ी होगी, आपको उनसे कभी ना कभी जेलसी फील होगी कि यार ये तो पहले इतने गरीब से थे, अभी कितने अमीर हो गए, इनके पास तो अभी गाड़ी भी आ गई, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो उनके पास गाड़ी इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत की होगी। आप उनसे जेलसी फील करने से अच्छा है आप उनसे पूछो, उनसे सीखो और उनसे पूछो कि यार तुमने यहाँ तक कैसे पहुँचे, तुम ऐसा क्या काम करते हो जो मुझे नहीं पता, जो मैं नहीं कर पा रहा। आप उनसे बिना शर्म के पूछो कि भाई आप क्या ऐसा काम करो, उनको कॉम्प्लीमेंट करो कि भाई बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। तो आप उनको जितना कॉम्प्लीमेंट करोगे, उनकी तारीफ़ करोगे, वो आपको भी अपने साथ रखना पसंद करेंगे, आपको अपना बताएंगे कि भाई हमने इस तरह करके अमीर हुए हैं या हमने ये काम करते हैं। अगर आप किसी से जेलसी फील करोगे, उस तक आपकी बात पहुंच गई कि भाई वो तेरे बारे में ये कह रहा था या इस तरह और था, तो अगला इंसान आपके लिए अपने दिल में फिर बुरी बातें सोचना शुरू कर देगा, आपको बुरा ही समझेगा वो। तो उसके बाद जैसे एक और अभी उसके बाद ना ये 10वां ये है कि जो गरीब इंसान होते हैं वो सिर्फ ना टाइम वेस्ट करते हैं, वो हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और उसके अलावा जो अमीर इंसान होते हैं वो टाइम को ख़रीदते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ना सीखने वाली है, ये चीज़ समझने वाली है। जो गरीब इंसान होता है ना वो ये सोचता है कि यार ये इस दुकान पे मैं गया हूँ, यहाँ सब्ज़ी ना आलू, जैसे एग्जांपल लेते हैं आलू, यार यहाँ से 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, लेकिन उससे अगली जो दुकान है ना स्टॉप पे तो आलू 80 रुपये मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से भी तुम 20 रुपये क्यों अपना वो ना ज़्यादा दे रहे हो। हम किसी दुकान वाले से बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं कि भाई वहाँ स्टॉप से हमें आलू 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, लेकिन तुम हमें ना आलू 80 रुपये किलो दे रहे हो, तो तुमने 20 रुपये महंगे क्यों लगाए हैं। हम क्या करेंगे, हम 20 रुपये बचाने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अड्डे जाएंगे, अपना अड्डे पे जाएंगे जो हमारा स्टॉप होगा, हम उधर जाएंगे और उधर जाके हम आलू 20 रुपये सस्ते खरीद के ले आएंगे। लेकिन हमने ये नहीं देखते कि हमारे इसमें 15 मिनट वेस्ट हो गए हैं, इसमें हमारे 20 मिनट वेस्ट हो गए हैं। लेकिन जो अमीर इंसान है वो ये सोच कहता है कि समझो कोई अमीर का बेटा हो या एक समझो गरीब बाप है, वो उसका बेटे को अपने भेजेगा कि भाई ये लो ना ये 100 रुपये आलू 80 रुपये किलो ले आओ। अगर आलू दुकान पे 100 रुपये किलो होंगे तो गरीब ना जो बाप है वो यही कहेगा कि भाई यहाँ से रहने दो, वहाँ स्टॉप पर जाके आलू लेके आओ, उधर से तुम्हें 80 रुपये आलू मिलेंगे। वो ये नहीं सोचेगा कि हमारा इसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा या हमारे घर में जो सब्ज़ी बननी है वो थोड़ा और लेट बनेगी सब्ज़ी। वो सिर्फ अपने 20 रुपये बचाएगा। लेकिन जो अमीर होगा वो सिर्फ यही बोलेगा कि भाई अगर तुम्हें आलू 100 रुपये किलो मिल रहे हैं तो बेशक तुम 150 रुपये किलो ले लो, तुम कभी भी सब्ज़ी खरीदने खुद ना जाओ, तुम एक अपना नौकर रखो और नौकर को भेजो सब्ज़ी लेने। अगर वो आलू 20 रुपये महंगे भी लेके आएगा कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करो बड़े प्लान्स करने में। तुम ये 20 रुपये के चक्कर में ना पड़ो, तुम ये सोचो कि तुम 20,000 कैसे कमा सकते हो, तुम 20 लाख कैसे कमा सकते हो। तुम अपने टाइम को बचाओ, तुम इन फजूल चीज़ों में 10-20 रुपये बचाने के लिए तुम अपने टाइम को इन्वेस्ट ना करो, तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये 10-20 रुपये बचाने के लिए अपना कीमती वक्त बेचना वेस्ट करते रहते हैं। हम उसी जो हमने 15-20 मिनट लगाने हैं या हमने टाइम अपना वेस्ट करना है, इसी टाइम में हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो 20-10 रुपये बचाने से अच्छा है हमें अपना टाइम ना करना चाहिए, अपना टाइम को महफूज करना चाहिए। तो जो कि गरीब इंसान नहीं करते, वो बस टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मूवीज़ देख लिया, ड्रामेज़ देख लिया, इस तरह की चीज़ें देख ली। लेकिन अमीर इंसान हमेशा टाइम को बचाते हैं। वो अपने घर में नौकर इसलिए रखते हैं, उन्होंने नौकर सब्ज़ी लेके आने के लिए नौकर रखा होता है, उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए नौकर रखा होता है। क्यों? क्योंकि उनका टाइम हमसे ज़्यादा कीमती है, उनका टाइम हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी काम है वो अपने लोगों को नौकरियां दे के लोगों से काम करवाते रहते हैं और ख़ुद जो होता है वो बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं। हमारी तनख्वाह होती है, बेशक हम किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, उधर हमारी तनख्वाह 30,000 होगी या 50,000 होगी, लेकिन हमारा मालिक कितने की डीलिंग करता है, हमारा मालिक जो होता है कंपनी का या हमारी फैक्ट्री का, वो लाखों रुपए की डीलिंग कर रहा होता है। तो उसका टाइम हमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने अपना काम करवाने के लिए हमें रख लिया होता है नौकरी पे, उसने हमें नौकर बना के रखा होता है और हमें पैसे दे रहा होता है, कम कम पैसे देता है, और ख़ुद क्या करता है वो लाखों रुपए की डीलिंग कर रहा होता है।
तो वो क्या कर रहा है, अपना टाइम बचा रहा है, अपना टाइम को सेव कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए अपना टाइम उसको बेच रहे हैं। हम उसको अपना टाइम बेचते हैं, वो हमें अपने पैसे देता है, और वो अपने टाइम को सेव करके खुद बड़ी बड़ी डीलिंग्स करता है, खुद ज़्यादा लोगों तक, मतलब कि उन लोगों तक उनका बैठना उठना होता है जिनकी लाखों की या करोड़ों की जिनकी जायदाद हो। तो आपको अपना टाइम बचाना चाहिए, अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए जो लोग लखपति हैं, या जिनके साथ, जिनके जैसे आप बनना चाहते हो, आपको अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए, ना कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो ओके, तो उसके बाद नीचे है कॉजेज़ प्रॉब्लम्स, और नीचे है सॉल्व्स प्रॉब्लम। अब जैसे कि अगर समझ लो कि किसी भी गरीब इंसान को कोई ना काम मिलता है, या समझ लो कि कोई आपको ना एक, आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, आपको कोई एक ना ठेका मिलता है, या कह लो आपको कोई एक, हाँ, प्रोजेक्ट आपको मिलता है, आपको कोई कहता है कि भाई आप ना हमें समझ लो कि 1,000 ना पैंट शर्ट दे दो, आप हमें 1,000 पैंट शर्ट बना के दो, तो हम आपको ना इस चीज़ के पैसे देंगे। जो गरीब इंसान होगा ना, वो कहेगा वो भाई 1,000 पैंट शर्ट हम आपको बना के दें, हम कैसे बनाएंगे, हम तो नहीं बना पाएंगे यार, हमारे पास तो इतनी मशीनें नहीं है, हमारे पास तो 5 मशीनें हैं, तो हम 5 मशीनों से, अगर कोई आपको कहता है कि भाई मैं 1 हफ्ते के अंदर हमें 1,000 पैंट शर्ट आपसे चाहिए, तो आप उन जो गरीब इंसान होगा वो यही सोचेगा कि यार 1 हफ्ते में हम 1,000 पैंट शर्ट कैसे बनाएंगे, हमारे पास तो सिर्फ 5 मशीनें हैं और 5 ही कारीगर हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। वो अगला जो गरीब इंसान होगा, वो हमेशा डरेगा, वो हमेशा सोच में पड़ जाएगा कि हम इस टारगेट को कैसे कंप्लीट करेंगे। या कोई अगर आपको हाँ, आपको आप यही सोचेगा, या समझ लो कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो आपके पास कोई आपका बॉस आता है, आपको कहता है कि भाई ये काम आपने शाम तक इसको कंप्लीट करके ही जाना है, आप इसको शाम तक कंप्लीट करो इस काम को, और फिर आपने घर जाना है। तो हम तब भी परेशान हो जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा काम है, हम शाम तक कैसे कंप्लीट करेंगे। इतना इतना सोचने में ही हम अपने 10-15 मिनट वेस्ट कर देते हैं, अपना आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं, अपना मूड ऑफ कर देते हैं। लेकिन जो लोग रिच माइंडसेट के होते हैं, जो लोग अमीर माइंडसेट के होते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं कि अच्छा चल ठीक है, मेरे बॉस ने हमें प्रॉब्लम दे तो दिया, हमें इतना काम तो दे दिया है, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। या हमें चल 1,000 पैंट शर्ट का ऑर्डर मिल ही गया है, तो हम इसको 1 हफ्ते में कैसे ठीक करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखें कि अभी आप यहाँ काम कर रहे हो, आपको यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, आप टिकटॉक या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, आपको लीड्स नहीं आ रही, तो आप इसको सॉल्व करने की बजाय आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ना सोचते रहते हो। आप ये सोचते हो कि यार हमें तो कोई मैसेज ही नहीं कर रहा, या हमारे पास तो कुछ लोग ही नहीं आ रहे। आप ये नहीं सोचते कि मैं यूट्यूब पे देख लूँ कि भाई टिकटॉक के अकाउंट को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, या फेसबुक से हम कैसे लीड्स ले सकते हैं। आप इसके बारे में नहीं सोचते, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, हमेशा उसी जगह अटके रहते हो, वहीं अटके रहते हो कि जब सीनियर आएगा, सीनियर को हमने मैसेज कर दिया, अब सीनियर ही हमें जवाब देगा। अगर सीनियर ने जवाब नहीं दिया तो हम यहाँ 1 हफ्ता बैठे रहेंगे, हम यहाँ 2 दिन बैठे रहेंगे, या हम 2 घंटे बैठे रहेंगे। आप खुद कभी से कुछ ना सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको किसी के आश्रय की ज़रूरत नहीं है। आपने जो 2 घंटे मेरा वेट करना है, या आपने रात की मीटिंग का वेट करना है, या आपने दोपहर की मीटिंग का वेट करना है, इससे अच्छा आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। यूट्यूब पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हर तरह की ना सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रही बात ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कोई आपको कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप यूट्यूब पे ये लिख दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये पूरी लाइन लिख दो यूट्यूब पे, वहाँ आपको ढेर सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। कोई आपको कहता है कि भाई हमारे साथ स्कैम तो नहीं होगा, आप वहाँ नीचे लिख दो, यूट्यूब पे लिख दो कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं होगा, ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप कभी आजमा के देख लो, आप अपना ऑब्जेक्शन लिखो, आगे लिख दो कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपके सामने उसकी ऑब्जेक्शन के बहुत सारे हल आ जाएंगे। आपको उसी वक्त 1 मिनट के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। जो आपका सीनियर का आप वेट कर रहे हो ना वहाँ कि मेरा सीनियर आएगा, 1 घंटे के बाद रिप्लाई करेगा या 10 मिनट के बाद रिप्लाई करेगा, आपका प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आप जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचोगे तो हमेशा आप पीछे ही रहोगे, हमेशा पीछे रहोगे। तो जो गरीब होता है वो इसलिए भी गरीब रह जाता है क्योंकि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है, उनके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढता, वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ही देखता रहता है। तो अगर आपको फेसबुक पे काम नहीं करना आ रहा तो आप यूट्यूब पे देखो कि हाउ टू ना मतलब कि हाउ टू लीड्स जनरेट फ्रॉम फेसबुक। आप ये देखो कि फेसबुक से कैसे लीड्स जनरेट की जाती हैं, तो वहाँ से आपको देखो, आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब से। उसके अलावा
जो गरीब इंसान होता है वो हमेशा अपनी इनकम का एक ही सोर्स रखता है, लेकिन जो अमीर इंसान होता है वो हमेशा अपने इनकम के बहुत सारे सोर्सेज रखता है। कि अगर जो गरीब इंसान है वो एक जगह नौकरी कर रहा है, उसका गुजारा हो रहा है, तो कहेगा हाँ बस ठीक है गुजारा हो रहा है, हमें कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें कोई नया काम करने की क्या ज़रूरत है, बस नौकरी लगी हुई है, सरकारी नौकरी लगी है, बस चल रही है, जब रिटायर होंगे तो हमें पेंशन लग जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता कि जब उनकी पेंशन लगेगी तब महंगाई कितनी हो जाएगी, या जितनी उनकी वो है तनख्वाह है उतने में भी उनका घर का खर्चा तो चल नहीं रहा। तो इससे अच्छा कि कोई और नया काम भी सीख लें, कोई पार्ट टाइम काम भी कर लें, बस रिलैक्स होकर अपना ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। तो इसलिए भी वो गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो नया कोई इनकम का सोर्स ही नहीं ढूंढते। जैसी उनकी ज़िंदगी चल रही है वो वैसी अपनी गुजार देते हैं, और उसी माइंडसेट से अपने बच्चों को भी आगे डाल देते हैं। जो फिर माँ बाप गरीब होता है वो फिर आगे जिस तरह का उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होती है वैसे ही भी बच्चे गुजारते रहते हैं, क्योंकि जो माँ बाप से हम सीखेंगे हम वैसे ही चलेंगे। अगर हमारे माँ बाप ने हमें कभी 5,000 से महंगा कोई कपड़ा लेके नहीं दिया, क्योंकि माँ बाप ने ये बोला कि भी हमारी औकात ही नहीं है इतनी कि हम तुम्हें 5,000 से महंगा कपड़ा लेके दे सकें, तो बच्चों का भी तो ये होगा ना कि यार नहीं यार हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मिडिल क्लास हैं, 5,000 से ऊपर का कपड़ा नहीं हम लेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। क्योंकि हम भी जो गरीब लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास होते हैं उनको पता है कि हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो हम थोड़े इमोशनल हैं, हमें पता है कि माँ बाप ने कितनी मुश्किल से हमें पढ़ाया है, कितनी मुश्किल से वो पैसे कमाते हैं। तो इसलिए फिर हम अपनी भी सोच को छोटा ही रखते हैं, हम कभी बड़ा सोचते नहीं हैं। हमारे दिल में कभी ये नहीं आता कि यार नहीं इस दफ़ा मैं 20,000 रुपये का कपड़ा लूँगा या इस महीने में 20,000 की पैंट शर्ट खरीदूँगा, क्योंकि हमारा बचपन से ही माइंडसेट छोटा हो जाता है, बचपन से ही हमारा सोचने का नज़रिया कम हो जाता है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया हम वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने सादगी में ज़िंदगी गुजारी हम भी फिर वैसे ही गुजार देते हैं। तो जैसे फिर माँ बाप मिडिल क्लास गुजरते हैं फिर हम भी अपनी ज़िंदगी मिडिल क्लास ही गुजार देते हैं। तो जो होता है अमीर इंसान होता है वो अपने इनकम के मल्टीपल सोर्सेज रखता है। वो ये नहीं कहता कि भाई मुझे, अगर जैसे समझ लो कि कोई KFC का मालिक है तो वो सिर्फ एक KFC की ब्रांच पे नहीं रहता, वो एक KFC कराची डालेगा, एक KFC इस्लामाबाद डालेगा, एक KFC लाहौर डालेगा, हर जगह से पैसा कमाएगा। अगर समझ लो कि कोई जैसे समझ लो HFC है, HFC कह लो, तो उसमें क्या होते हैं आजकल चीज़ीएस्ट नया पिज़्ज़ा हट चल रहा है। चीज़ीएस्ट पहले इस्लामाबाद में बहुत सारी ब्रांचेस थी, आजकल लाहौर में भी आ गई हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता सियालकोट में भी आ जाएंगी, फिर कराची में चली जाएंगी। तो जिनका बिजनेस थोड़ा चलने लग जाता है, जिनका काम चलने लग जाता है, वो ये नहीं है कि बस एक ब्रांच चल रही है चलो यार खुदा का शुक्र है एक ब्रांच चल रही है बस हम ठीक है अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। वो अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाते रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ जाते हैं। जितने ज़्यादा अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे। एक ब्रांच नहीं भी चलेगी कम से कम दो चलेंगी, दो नहीं चलेंगी तो कम से कम चार और हैं वो चल जाएंगी। तो वो अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद है कि वर्क ड्राइवन, और उसके जो गरीब इंसान होता है वो सिर्फ ये कहता है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ हमेशा यही कहेगा कि बेटा जो भी तुम काम करो ईमानदारी से करो, बस तुम ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से पैसे कमाओ। अपने काम के अंदर कभी बेईमानी ना करना, कभी भी अपने काम के अंदर फ्रॉड ना करना, सिर्फ ईमानदारी से काम करते रहो। जो आपका सीनियर आपको बोले बस सर झुका के वो काम करते रहो, उसकी इज्जत करो। और उसके अलावा जो आपका सीनियर आपको बोल रहा है बस सर झुका के काम करते रहो। अगर कभी आप अपने माँ बाप से आके शेयर करो कि भाई मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे को ना मेरा सीनियर बहुत ज़्यादा काम दे देता है, वो मेरे से ओवर टाइम भी करवा लेता है और तनख्वाह वो इतनी देता नहीं है, तो आपका माँ बाप कहेगा कि चलो कोई बात नहीं है, खैर है, तुम बस सर झुका के काम करते रहो, बस खैर है कोई बात नहीं, बस काम करते रहो। तो गरीब इंसान हमेशा ये कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा काम है ईमानदारी से करते रहो। लेकिन जो अमीर बाप है वो ये कहता है कि बेटा काम ना करो, अपने गोल्स को अचीव करो, जो तुम लाइफ में करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, काम के बारे में ना सोचो। जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। जब तुम गोल्स को सोचोगे तो तुम काम भी खुद ही कर लोगे, तुम्हारा खुद ही दिल करेगा कि काम करने को, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा कि काम कैसे होता रहेगा। तो आपको भी मैं यही कहूँगा, जैसे हमने पहले बैच जो ये बैच स्टार्ट हुआ था उसमें तब भी हमने सीखा था कि जो हमारे सपने ही हमसे ना काम करवाते हैं, हमारे ख्वाब ही हमें अमीर करते हैं। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, आपके पास आपके ख्वाब नहीं है, तो आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते। तो आपके ख्वाब ही आपसे काम कराएंगे। अगर आप एक अपना, मैंने पहले बताया था कि आपको गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने माइंड में गोल सेट करो कि मैं इस महीने कितने पैसे कमाऊंगा, मैं इस हफ्ते कितने पैसे कमाऊंगा। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो अमीर होने का सबसे आसान तरीका है गोल बनाओ अपना, और उसी गोल के बारे में सोचते रहो, सुबह दोपहर शाम रात को बस अपना एक गोल सेट कर लो और उसी गोल के बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, और वो गोल तुम लाजमी अचीव कर लोगे जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। या जैसे आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा कि
हम दिलो जान से चाहते हैं जिस काम की हम ना जिस काम के बारे में हम सोचते हैं तो हम या जिसको सच्चे दिल से चाहा जाता है पूरी कायनात भी हमें उससे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। तो यही बात है कि जिसके बारे में आप सोचोगे वैसे ही आप कर लोगे। तो यहाँ आपको गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कोई काम किया जाता है, जब भी आप लाइफ में कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपके लिए गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गोल सेटिंग करोगे तभी जाके आप कामयाब होगे। सबसे पहले एक हफ़्ते का गोल बनाओ कि इस हफ़्ते में कितने पैसे कमाऊंगा। ज़्यादा नहीं बनाओ, सिर्फ 1500 का बना लो। कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। आप इस हफ़्ते का गोल सेट करो कि मुझे 15,000 चाहिए और मुझे 1500 चाहिए। एक महीने का गोल सेट करो कि मुझे एक महीने में 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। उससे अगले महीने का गोल सेट करो कि मुझे 30,000 चाहिए, 60,000 चाहिए। इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता आपको गोल सेटिंग करनी है। आप छोटे से शुरुआत करो, छोटे से शुरुआत करोगे तभी आप आगे जाओगे। और आपको एक मैं इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान मतलब कि एक ना आपको इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बताता हूँ जहाँ आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको जब भी अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, आप चाहते हो कि यार हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, उस चीज़ का हमें प्रॉफिट लाइफ टाइम आता रहे, तो अपनी हमेशा इन्वेस्टमेंट ऊपर वाले से करो। आप अपने खुदा से अपनी इन्वेस्टमेंट करो। आप जब भी कुछ कमाओ उसमें से कुछ हिस्सा अपने खुदा के लिए निकालो। मैं जब भी टारगेट बनाता हूँ हमेशा अपनी शुरुआत में शुरुआत क्या अभी भी मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं जब भी मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है या जब भी मुझे ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं तो मैं हमेशा खुदा के साथ अपनी कमिटमेंट करता हूँ कि अगर मैंने इतने पैसे कमाए तो इतना पैसा खुदा के घर के लिए, अगर मैंने इतने पैसे कमाए तो इतने पैसे खुदा के नाम के लिए। तो हमेशा मैं अपनी कमिटमेंट रखता हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊँगा तो इतने पैसे खुदा के नाम के लिए निकालूंगा। और मुझे उससे जितने पैसे मैं निकालता हूँ मुझे उससे डबल से डबल फिर वापस आ जाते हैं। तो हमेशा अपनी ना जो अपने खुदा को भी अपने साथ याद रखें। तो अगर आप अभी कामयाब नहीं हो रहे या अभी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो इसमें एक ही रास्ता है। अब देखो आप सीख भी रहे हो, आप काम कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही, तो इसमें ये है ना कि कहीं ना कहीं खुदा ने ही, आपको पता है कि हमारी कामयाबी के पीछे हमारे हर काम में खुदा हमारे साथ है। तो अगर आपको कामयाबी नहीं भी मिल रही तो इसमें यह है कि कहीं ना कहीं खुदा आपको पीछे कर रहा है अभी ना, मतलब सब चीज़ों से, आपको कामयाबी से, आपको पैसे कमाने से पीछे कर रहा है। तो आपको फिर खुदा को भी अपने हर काम के बीच में रखना चाहिए। आप बोलो कि भाई मैं अगर कामयाब हुआ तो मैं इतने पैसे खुदा के नाम पे दूंगा या मैं इतने पैसे उस बंदे को दूंगा जिसको इसकी ज़रूरत होगी। जैसे कहते हैं कि हमें दया यकी निकालनी चाहिए या हमें गरीबों का या जो ज़रूरतमंद है उसका ख्याल करना चाहिए। तो आप अपने दिल में ही कमिटमेंट करो। हर एक इंसान के दिल में खुदा ज़रूर रहता है। तो अपने दिल में ही कमिटमेंट करो कि भाई मैं इतने पैसे कमाऊंगा तो इतने पैसे मैं खुदा के लिए निकालूंगा। और मैं जब भी मेरी मंथली मैं अपने विड्रॉ लेता हूँ या मंथली मैं कुछ अर्न करता हूँ तो मैं उसमें से सबसे पहला हिस्सा मैं खुदा के लिए निकालता हूँ साइड पे। उसके बाद मैं दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस करता हूँ। मुझे अगर बिल देने हैं या मुझे बाकी एक्सपेंस करने हैं, मुझे कमेटियाँ देनी है, मुझे इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो मैं बाकी पैसे बाद में करता हूँ। सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालता हूँ। तो आपको भी अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अपने खुदा के साथ आपको अपनी कमेटी रख लो अपनी। हर महीने के महीने या जब भी कुछ कमाओ उसमें से कुछ हिस्सा सबसे पहले खुदा के घर के लिए निकालो। देखना आपको उससे मल्टीपल कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको कितनी ज़्यादा पैसे उससे रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी घाटा नहीं देगी, आपको हमेशा 200% देगी। अगर आप 2 रुपये निकालोगे तो आपको 2 की 2000 मिलेंगे। अगर आप 100 रुपये निकालोगे तो आपको 100 के बजाय क्या पता आपको 10,000 मिल जाएँ। अगर आप 10,000 निकालोगे तो आपको 10 लाख मिल जाएंगे। और आप इसे आजमा के देख लो कभी भी, आप कभी भी कुछ पैसे खुदा के लिए निकालो, आपको उससे मल्टीपल होके वापस मिलेंगे। मैंने बहुत दफ़ा आजमाया। मैं हमेशा कहता हूँ कि चल यार मैं इस दफ़ा इतने पैसे निकालता हूँ, देखता हूँ मुझे कितने आएंगे, और मुझे हमेशा उस मेरी सोच से भी ज़्यादा आते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि यार मैंने 2,000 दिया है तो मुझे अब 4,000 आएगा, लेकिन मुझे 4,000 के बजाय मुझे 8,000 आता है और पता ही नहीं होता मुझे कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो आपको हमेशा खुदा को अपनी हर चीज़ में रखना चाहिए। अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि आप मतलब कि अपने काम के अंदर आप अपने खुदा को नहीं लेके आए, आप अपने खुदा को आपने याद नहीं किया। तो आप हमेशा अपने लिए दुआ मांगा करो कि वह आपको खुदा अक्ल और दनाई दे। जितनी ज़्यादा अक्ल और दनाई देगा उतना ही ज़्यादा आप आगे निकलोगे। और जिस काम में खुदा हमारे साथ आ जाए, जिस काम में अल्लाह हमारे साथ हो, हम कैसे उसमें कामयाब नहीं हो सकते।
तो हमारी कामयाबी पक्की है। अगर हमारा खुदा हमारे साथ है तो हमारी कामयाबी भी हमारे साथ पक्की है। अगर आपके साथ आपका खुदा ही नहीं है तो कैसे आप काम कर सकोगे? आप अपने खुदा को याद करके काम नहीं करते, सुबह उठ के नहीं उसको याद करते, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? तो इसलिए हर काम के लिए जब भी काम करो या कुछ सीखो तो आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए। जैसे भी हालात हैं आपको खुदा का शुक्र करो। खुदा को बोलो कि भाई मेरे जैसा भी है मैं खुश हूँ, और मैं अगर इतने पैसे कमाऊँगा, मेरा ये टारगेट है कि मैं इस महीने 5,000 रुपये कमाऊँ, तो प्लीज़ मेरी इस टारगेट को अचीव करने में खुदा तू ही मेरा साथ दे। तो आप इस चीज़ को याद रखा करो, हमेशा 5,000 के बारे में सोचा करो, और जो आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की है उस पर फिर फुलफिल उतरो। आपने जितना सोचा उतनी आप दो खुदा को, आपको देखना उससे रिटर्न वापस कई गुना ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद है कि आपको काफ़ी